गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, राज्य की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि निरुपाधिक तर्कवाक्य जो कि हमारा पहला टॉपिक था उससे संबंधित है। आज आखिरी क्लास है और इससे पहले के जितने वीडियो हैं उन पर हमने जो चर्चा की थी वाक्य से तर्कवाक्य, तर्कवाक्य से निरुपाधिक तर्कवाक्य, फिर हम चार भेद जो पाते हैं निरुपाधिक तर्कवाक्य, वहाँ तक का जो एक क्रम था, आज उसकी लास्ट क्लास है। हमने जो अभी तक सीखा पिछले वीडियो के आधार पर, आज हम उनके न्यूमेरिकल हल करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि बोर्ड के एग्जाम में पूछा भी जाता है पहला क्वेश्चन कि निरुपाधिक तर्कवाक्यों का आकार बताइए। उससे पहले हम एक बार और चर्चा कर लें। हो सकता है आप लोगों को व्याप्ति अव्याप्ति में थोड़ा सा कन्फ्यूजन जो रह गया होगा वो भी दूर हो जाएगा। आज हम उसको डायग्राम के माध्यम से व्याप्ति अव्याप्ति को समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग ध्यान से इसको देखिए। जैसा कि हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि वाक्य से फिर तर्कवाक्य, तर्कवाक्य में हमने देखा कि दो तरह के तर्कवाक्य निरुपाधिक और सोपाधिक हमें प्राप्त होते थे। फिर हमने जब निरुपाधिक तर्कवाक्यों का विश्लेषण किया तो वहां देखा कि परिमाण और गुण के आधार पर हमें चार तरह के निरुपाधिक तर्कवाक्य प्राप्त हुए, ए, ई, आई और ओ। जहां हमने कल ये जो चारों तर्कवाक्य हैं चार तरह के ए, ई, आई, ओ, यहां व्याप्ति अव्याप्ति हमने समझने का प्रयास किया था, लेकिन हो सकता है कुछ कंफ्यूजन रह गया हो तो उसको उसी व्याप्ति को हम डायग्राम से माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम डायग्राम के माध्यम से व्याप्ति अव्याप्ति निकालें, कैसे समझें। तो अगर हम पहला तर्कवाक्य ए टाइप का तर्कवाक्य, ए टाइप के तर्कवाक्य की बात करें तो यहां देखिए कहा गया है सभी भारतीय नागरिक हैं। सभी भारतीय क्या हैं? नागरिक हैं। यहां दो पद हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या है? भारतीय है, और विधेय क्या है? नागरिक है। तो हम उसको डायग्राम से देखिए समझने का प्रयास करें। अगर ए टाइप का तर्कवाक्य है तो इस डायग्राम में देखिए जितने भी भारतीय हैं, ये जितने भारतीय दिख रहे हैं, ये सारे भारतीय, ये सारे भारतीय ये क्या है? ये नागरिक हैं, नागरिक के अंदर ही है, ये सारे भारतीय नागरिक हैं। तो हमने बताया था कि जब कोई पद, उद्देश्य और विधेय में से कोई पद अगर वो सारे सदस्यों का संकेत करे तो मतलब वो पद व्याप्त होता है। तो यहां पर सारे भारतीय क्या है? नागरिक हैं। तो सभी भारतीय क्या हो गए? व्याप्त हो गए। और ये अव्याप्त कैसे हो गया? अब इसी के आधार पर देखेंगे कि ये जितने नागरिक हैं सभी नागरिक भारतीय नहीं है। देखिए आप गोले में भी दिख रहा है, ये सारे नागरिक ये भारतीय नहीं है, बल्कि ये सारे भारतीय नागरिक हैं, इसलिए ये भारतीय व्याप्त हो गया। और चूंकि सारे नागरिक भारतीय नहीं हैं, मतलब कुछ नागरिक ही भारतीय हैं, सिर्फ इतने नागरिक ही भारतीय हैं, इसलिए कुछ का भाव आ गया, इसलिए वह पद अव्याप्त हो गया। तो ए टाइप का तर्कवाक्य आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम ई टाइप के तर्कवाक्य की बात करें तो यहां है कोई हिंदुस्तानी पाकिस्तानी नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं हिंदुस्तानी पाकिस्तानी में। तो हमने अलग अलग दो गोले बना लिए, एक गोला हिंदुस्तानी एक पाकिस्तानी का। कहा जा रहा है कोई हिंदुस्तानी पाकिस्तानी नहीं है, कोई हिंदुस्तानी पाकिस्तानी नहीं है, और दोनों पद व्याप्त हो गए यहां। क्यों? क्योंकि सारे हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी है और सारे पाकिस्तानी पाकिस्तानी है, इनमें रिलेशन है ही नहीं, तो कुछ का कोई भाव ही नहीं आएगा। इस वजह से ये दोनों पद व्याप्त हो जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि कुछ हिंदुस्तानी पाकिस्तानी हो या कुछ पाकिस्तानी हिंदुस्तानी हो, ये सारे हिंदुस्तानी अलग हो गए, पाकिस्तानी अलग हो गए। तो यहां पर भी सभी की बात हो रही है, इस वजह से यहां पर भी दोनों पद व्याप्त हो गए। इसके बाद तीसरा तर्कवाक्य देखेंगे, आई टाइप का तर्कवाक्य। यहां हम देखते हैं कुछ भारतीय ईमानदार व्यक्ति हैं। आई टाइप का तर्कवाक्य, कुछ भारतीय ईमानदार व्यक्ति हैं। अब इसको डायग्राम से हम समझेंगे कि ये जो दोनों पद हैं, एक भारतीय का पद हो गया, एक ईमानदार का। कहा जा रहा है कुछ भारतीय ईमानदार व्यक्ति हैं, मतलब कुछ भारतीय ईमानदार व्यक्ति हैं, सारे नहीं, कुछ कौन से? ये वाले कुछ भारतीय ईमानदार व्यक्ति हैं, मतलब ये जो एक दूसरे को काट रहे हैं गोले, तो इतने सिर्फ ईमानदार हैं। तो कुछ भारतीय ईमानदार हैं और कुछ ईमानदार हम ये भी कह सकते हैं कुछ ईमानदार भारतीय भी हैं, क्योंकि इतने दोनों कॉमन है।
तो कुछ का भाव आ रहा है दोनों में, चाहे हम कुछ भारतीय कहें ईमानदार व्यक्ति, चाहे कुछ ईमानदार कहें भारतीय, तो दोनों में कुछ का भाव आ रहा है। हमने बताया था नियम में कि जब सभी सदस्यों का संकेत ना करें, कुछ सदस्यों का करें तो पद अव्याप्त हो जाते हैं, इसलिए आई में दोनों पद अव्याप्त हो गए। अब देखिए ओ टाइप के तर्कवाक्य। ओ टाइप के तर्कवाक्य में कहा जा रहा है कुछ भारतीय यूरोपीय नहीं है, कुछ भारतीय यूरोपीय नहीं है। तो कुछ भारतीय, तो ये तो ऐसे ही अव्याप्त हो गया, कुछ का भाव आ गया। अब यहां से हम समझ लेते हैं, कहा जा रहा है कुछ भारतीय यूरोपीय नहीं है, मतलब ये देखिए भारतीय, ये सारे भारतीय हैं, सारे भारतीय, इसमें से कुछ भारतीय मतलब इतने भारतीय क्या हैं, ये यूरोपीय नहीं है, बाकी सभी यूरोपीय भारतीय हैं। तो ये भाव आ रहा है, सभी यूरोपीय भारतीय का भाव आ रहा है, सभी यूरोपीय यहां दिख भी रहे हैं, सभी यूरोपीय जो है गोला जो है भारतीय के अंदर है, तो यानी सभी यूरोपीय भारतीय है, ये तो आ रहा है। लेकिन इधर से अगर कहें तो निकल के आता है कुछ भारतीय ही यूरोपीय हैं, तो मतलब सिर्फ इतने यूरोपीय ही भारतीय हैं, तो इसका मतलब यह पद अव्याप्त हो गया। तो यूरोपीय पद जो है व्याप्त हो गया और भारतीय पद अव्याप्त हो गया। अब फिर भी अगर कंफ्यूजन रहता है, सवाल हल करने में फिर भी कंफ्यूजन रहता है कि इतना सब समझने के बाद भी कंफ्यूजन आ रहा है, तो इसके लिए एक ट्रिक है। जब आप सवाल हल करें तो एक ट्रिक है उसके लिए। हालांकि इसका प्रयोग जब आपको अलग से टिप्पणी लिखने के लिए आए कि व्याप्ति से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त रूप से समझाइए, तब आप इस चीज का जिक्र करेंगे। ये सारी चीजों का, जितनी चीजें हमने बताई हैं, टिप्पणी लिखने में अगर आए, एक्सप्लेन करने में, तब आप सारी चीजें इनका एक्सप्लेन करेंगे और ऐसे डायग्राम के माध्यम समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर आपको डिफिनेशन नहीं लिखनी है, टिप्पणियां नहीं करनी है, न्यूमेरिकल हल करने हैं, तो आपको इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं। उसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? ट्रिक है व्याप्ति ज्ञात करने की। कैसे हम जानेंगे किस तर्कवाक्य में कौन सा पद व्याप्त होता है? तो ऐसे विनोप, एक ट्रिक है ऐसे विनोप, मतलब ए यस। एक बार आप लोग फिर से इसको नोट भी कर लीजिएगा। ए यस, ए यस का मतलब ए में सब्जेक्ट व्याप्त होता है, सब्जेक्ट देखिए व्याप्त है। इसके बाद ई बी, बी मतलब बोथ। ई टाइप के तर्कवाक्य में बोथ, बोथ मतलब दोनों, सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों व्याप्त हो गए। आई एन, आई एन, एन का मतलब नॉट, एन का मतलब नॉट। आई टाइप के तर्कवाक्य में नॉट मतलब कोई पद व्याप्त नहीं है, नॉट, दोनों देखिए अव्याप्त हो गए। इसके बाद ओ पी, ओ टाइप के तर्कवाक्य में पी मतलब प्रेडिकेट व्याप्त है। ओ पी, पी में देखिए प्रेडिकेट व्याप्त है, विधेय व्याप्त है। तो आप इस ट्रिक को भी याद रखिएगा, ऐसे विनोप ए एस ई बी आई एन ओ पी। तो आपको सवाल न्यूमेरिकल हल करने में आसानी होगी, आपको इस झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। हालांकि अगर टिप्पणी करने को आएगा तब आपको ये सारी चीजें लिखनी पड़ेगी एक्सप्लेन करके, और कोई टफ नहीं है। ये सारी चीजें हमने पहले भी कल की क्लास में भी बताई है, आज भी एक्सप्लेन कर दिया है। आप डायग्राम के माध्यम से चाहे समझ करके उसको हल कर लीजिए या इस माध्यम से। इसके बाद हम अब चर्चा करते हैं, ये जो हमारा क्वेश्चन आता है बोर्ड में, जैसे पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था, अधोलिखित निरुपाधिक तर्कवाक्यों का आकार बताइए। तो हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन आया था पिछले साल 2019 में, 19-20 मतलब कि इसी साल हुआ था 2020। ये सवाल आया था आप लोगों का, पहला ही क्वेश्चन था, अधोलिखित निरुपाधिक तर्कवाक्यों का आकार बताइए। अधोलिखित मतलब ये जो नीचे लिखे गए हैं। तो ये 3 तर्कवाक्य दिए गए थे और इनका आकार बताने के लिए पूछा गया था आपसे कि सभी कवि आलसी होते हैं, इसका आकार बताइए। कोई मकड़ी कीड़ा नहीं है, इसका आकार बताइए। या कुछ जज वकील नहीं है, इसका आकार बताइए। मतलब इन तीनों को हल करना था। और ये कितने नंबर का था? 10 नंबर का। ये 10 नंबर का, इसमें पूरे के पूरे नंबर मिल जाते हैं आपको। तो अब इसको हम हल करके देख लेते हैं। अब जैसे पहला है, हम यहां पहला हल करके आपको बता देते हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इसके दूसरे और तीसरे पार्ट को हल करना। उसको हल करके आप हमें व्हाट्सएप जरूर करिएगा। तो पहला अब हम हल करने का प्रयास करते हैं। तो हल पहला,
ऐसे ही हमें एग्जाम में भी लिखना है। हल पहला, सभी कवि आलसी होते हैं। हमने इस चीज को यहां से उतार लिया, सभी कवि आलसी होते हैं। तो हम जानते हैं कि ये सभी जिसमें होता है वो सर्वव्यापी होता है, सभी हो गया सर्वव्यापी, और हैं मतलब स्वीकारात्मक कथन है। तो ये क्या हो गया, ए टाइप का तर्क वाक्य हो गया, ए टाइप के तर्क वाक्य हो गया। देखिए उद्देश्य यहां पर परिमाण सभी है और गुण है, यानी कि ए टाइप का तर्क वाक्य यानी कि सर्वव्यापी स्वीकारात्मक तर्क वाक्य। तो हम आकार के सामने आकार लिखेंगे, आकार के सामने लिखेंगे सर्वव्यापी स्वीकारात्मक ए टाइप का तर्क वाक्य, ठीक। और ये हो गया आपका कवि, हो गया उद्देश्य, उद्देश्य, और आलसी हो गया विधेय, ठीक। अब आपको इसी चीज को अलग अलग लिख देना है। कैसे, आकार आप लिखेंगे सर्वव्यापी स्वीकारात्मक, फिर क्या लिखेंगे, उद्देश्य, उद्देश्य क्या हो गया, कवि, उद्देश्य क्या हो गया, कवि। देखिए उद्देश्य कवि हो गया, उद्देश्य हो गया कवि। और ए टाइप के तर्कवाक्य में उद्देश्य क्या होता है, व्याप्त होता है। आप यहां से ट्रिक से भी देख लीजिए, ए टाइप के तर्कवाक्य में सब्जेक्ट व्याप्त होता है, ए यस, यस का मतलब सब्जेक्ट व्याप्त हो गया, तो कवि व्याप्त हो गया। इसके बाद हम लिखेंगे विधेय, विधेय में देखेंगे कि ये जो आलसी है ये अव्याप्त हो गया, विधेय क्या होता है, इसका अव्याप्त हो गया, है ना। देखिए यहां पर विधेय अव्याप्त हो गया, तो हम इसको भी बता देंगे यहां पर। तो सबसे पहले आकार लिखेंगे, फिर उद्देश्य बताएंगे क्या है, और वो व्याप्त है कि अव्याप्त ये भी आगे लिख देंगे। इसके बाद विधेय बताएंगे क्या है, इस तर्कवाक्य में विधेय क्या है ये बताते हुए ये लिख देंगे कि व्याप्त है कि अव्याप्त है। इसके बाद हम बताएंगे परिमाण, परिमाण क्या है। हमने बताया था परिमाण दो तरह का होता है, सर्वव्यापी, अंशव्यापी। तो ये किस में आता है, सर्वव्यापी, सभी का मतलब सर्वव्यापी। तो परिमाण हम बता देंगे सर्वव्यापी। इसके बाद लास्ट में बताएंगे गुण, गुण क्या है, गुण भी हमने बताया था दो तरीके का, स्वीकारात्मक, निषेधात्मक। यहां पर गुण क्या है, स्वीकारात्मक है का मतलब स्वीकार कर रहा है, स्वीकारात्मक, तो गुण भी हम बता देंगे। तो इतनी चीजें हमें बतानी है। हमारा जो एक क्वेश्चन है उसका एक पार्ट है, ये जो पहला क्वेश्चन आया हुआ है कि निरुपाधिक तर्कवाक्यों का आकार बताइए, तो इसका जो पहला पोर्शन है हमने सभी कवि आलसी होते हैं उसको हमने हल करके बता दिया। इसी तरह से आपको दूसरा और तीसरा हल करना, स्वयं हल करना है, और हल करके हमें व्हाट्सएप जरूर करिएगा। उससे हमें पता चलेगा कि आपने क्लास पूरी तरह से अटेंड की है कि नहीं और समझ में आया है कि नहीं। और नकल एक दूसरे की करने की कोशिश मत करिएगा, ठीक। तो आप लोग इसको हल करिए, और हमने जो जो चीजें बताई हैं आकार के अंतर्गत, आकार पहले आप बताएंगे पूरा, फिर उसमें बताएंगे उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है, परिमाण क्या है, गुण क्या है, और उद्देश्य विधेय के आगे ये भी बता देंगे आप कि वह पद व्याप्त है कि अव्याप्त है। और व्याप्त अव्याप्त अगर आपको उधर से नहीं समझ में आया होगा, थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, तो उसकी एक ये ट्रिक है, इसके माध्यम से आप बता सकते हैं कि वह पद व्याप्त है कि अव्याप्त है। ये तो रहा निरुपाधिक तर्कवाक्य के वे प्रकार जहां आप सीधा सीधा जान जाते हैं परिमाण के आधार पर, परिमाण के आधार पर कि ये सर्वव्यापी है कि अंशव्यापी है। लेकिन हमने आपको पिछली क्लास में यह भी बताया था, जहां तर्कवाक्यों, जिन तर्कवाक्यों में परिमाण न दिया हो तब हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि जिन तर्कवाक्यों में, निरुपाधिक तर्कवाक्यों में अगर परिमाण नहीं दिया हो तो हम सबसे पहले उनमें परिमाण रखेंगे, जैसा कि हमने पिछली क्लास में रख करके देखा भी था। तो सबसे पहले हम जिन तर्कवाक्यों में, निरुपाधिक तर्कवाक्यों में परिमाण का उल्लेख ना किया गया हो, तो हम समझ के आधार पर पिछली क्लास आप देख लीजिएगा कि परिमाण कैसे रखा जाता है, उस आधार पर आप परिमाण रख करके पूरा फिर हल करने का प्रयास करिएगा। तो ये आपको हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर हल करके दिखा दिया, आपको इसी तरह बोर्ड के एग्जाम में भी हल करना है। और ये दूसरा तीसरा आपके लिए होमवर्क है, हल करके व्हाट्सएप करके हमको बताइएगा। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, हमारा पहला क्वेश्चन जो 10 नंबर का आता है बोर्ड के एग्जाम में वो भी कंप्लीट हो गया। तो आपने देखा कि कितना आसान है। अगर आपने सारी क्लासेस प्रारंभ से की होंगी तो आपको बहुत आसान लगेगा, बहुत आसानी से आप, ये सिर्फ इतनी चीजें आपको बतानी है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए
और स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अच्छे से नोट बना लीजिएगा और जो हमने होमवर्क दिया है उसको हल करके जल्द से जल्द हमारे व्हाट्सएप में भेजने का जरूर प्रयास करिएगा। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।